मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको समझाया था कि क्लास अभी 2 4 5 दिन इसी रूप में लेनी होगी, और मैं सुबह की क्लासेस ले भी नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है मैं मंडे से सुबह की क्लास से ले लूँगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने सवाल है, 2 मिनट का समय, करिए प्रयास।
मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अब आ जाइए सवाल पे विदाउट एनी इंटरप्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कहता है मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट। कहता है एक आदमी 20 लाइनें 10 मिनट में लिख सकता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% जगह खाली छोड़ता है। पहले इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको ये कहूं कि यार, आप मान लीजिए आप 3 तरीके के फल लाए, आम, केले और संतरे। मान लीजिए 600 रुपए के आप आम लाए, 800 रुपए के केले लाए और 500 रुपए के संतरे लाए। 500 रुपए के संतरे लाए। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। 600 के केले आम, 800 के केले, 500 के संतरे। अब मैं कह रहा हूं कि यार, मैंने आम को भी 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, केले को भी 5% प्रॉफिट पे बेच दिया मेरे बेटे, और संतरे को भी 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो मेरे भाई मुझे बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। ये आपका सवाल। तो मेरे बच्चे बताना है ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो, 600 के आम 5% प्रॉफिट, 600 का 5% 30 रुपए का दाम पे प्रॉफिट, 800 का 5% 40 का केले पे प्रॉफिट और 25 का संतरे पे प्रॉफिट। तो जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट 30, 40, 70 और 25 95। तो यानी कुल मिला के कितने का प्रॉफिट हुआ? 95 पे। किस पे? टोटल पे। टोटल पैसा कितना है? 600 और 800, 1400 और 5 1900। यानी 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1900 पे। तो 100 पे कितना? 19 5 95। तो मेरे बच्चे ओवरऑल प्रॉफिट भी कितना आया? 5%। तो क्या समझ में आया यहां से? तो समझ में ये आया कि सर, अगर बहुत सारी वैल्यूज है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम हो, कैसे भी हो, अगर सब पे कोई रेट ऑफ चेंज इक्वल है, मान लीजिए यहां 2% का इंक्रीज हुआ, दूसरे नंबर में भी 2% का इंक्रीज हुआ, तीसरे नंबर में भी 2% का इंक्रीज हुआ है, चौथे में भी, और ऐसे जितने भी नंबर अगर सारों में 2% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल भी मेरे बच्चे 2% का इंक्रीज होगा। ओवरऑल भी मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 2% का इंक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखिए। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं आपको, क्या कि अगर अमाउंट ऑफ चेंज हर जगह सेम है परसेंटेज में, तो ओवरऑल पे भी अमाउंट ऑफ चेंज सेम आएगा। अब जैसे सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो सवाल में ये कहा था कि भाई एक आदमी है, हर 10 मिनट में 20 लाइनें लिख लेता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली जगह छोड़ता है। अगर हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है, तो इस बात का मतलब यह है कि एक लाइन में, पहली लाइन में अगर 8% की जगह खाली छोड़ रहा है, तो दूसरी लाइन में भी 8% की जगह खाली छोड़ेगा, तीसरे में भी 8 की खाली छोड़ेगा, चौथे में भी, और हर लाइन में 8% की जगह खाली छोड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ओवरऑल भी वो 8% की जगह खाली छोड़ेगा। यानी हर वैल्यू के साथ अगर सेम रेट चेंज है, सेम परसेंटेज ऑफ चेंज है, तो ओवरऑल के साथ भी परसेंटेज चेंज मेरे बच्चों सेम ही होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। समझ पाए? अब आते हैं सवाल। कहता है जी, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें लिख सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 लाइन लिख सकता है कितनी देर में? 10 मिनट में। तो इसका मतलब हर मिनट में कितनी लाइनें लिख सकता है? 2। लेकिन कहता है 20 लाइनें लिख लेता है कितनी देर में? 10 मिनट में। लेकिन वो हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 8% जगह खाली छोड़ेगा, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 8% जगह खाली छोड़ेगा, तो इसका मतलब हर लाइन में लिखेगा कितनी जगह पे? 92% पे। हाँ, है ना? तो इसका मतलब मेरे बच्चे, वो हर लाइन के 92% हिस्से पे ही चीजें लिखता है। मानते हैं बात? हर लाइन के 92% हिस्से पे ही चीजें लिखता है।
तो 20 लाइनों का 92% हिस्सा वो कंप्लीट कर लेता है 10 मिनट में। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना कर लेगा, तो 10 से काटोगे तो आप कहोगे 2 लाइन का 92%, यानी इतना परसेंट काम कर लेगा ये कितनी देर में, 1 मिनट में। एक बार मेरे बच्चे इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ते। क्लियर है मेरे बच्चे इतनी बात? वेरी गुड, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है जी उसे 40 लाइनों वाले 23 पेज लिखने। एक पेज में कितनी लाइनें, 40, तो 23 पेजों में कितनी लाइनें होंगी, 23 गुना 40। भाई एक पेज में 40 लाइन, तो 23 पेजों में कितनी लाइन। लेकिन कह रहा है अब वो पहले से 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है, 25% मोर मार्जिन, यानी पहले जितनी जगह छोड़ता था अब उससे 25% ज्यादा जगह खाली छोड़ेगा। तो मेरे बच्चे एक बात हो, पहले अगर हर लाइन में 100 लेटर लिखने की जगह थी तो हम 8 जगह खाली रखते थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर 8 जगह खाली रखते थे। अब कह रहा है कि वो पहले का मतलब होता है मेरे बच्चे गुना, तो पहले का 25%, तो पहले कितनी जगह छोड़ता था 8, इसका 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब 2 जगह फालतू छोड़ेगा। यानी पहले अगर 8 जगह छोड़ता था, अब 2 जगह फालतू छोड़ेगा, तो कितनी जगह छोड़ेगा, 10। मेरे प्यारे बच्चों अब कितनी जगह छोड़ेगा, 10। तो अगर एक पेज में 100 लाइनें लिखने की हैं, एक पेज में 100 लाइनें लिखने की है, तो पहले अगर वो 8 पेज खाली छोड़ता था, तो मेरे बच्चे अब वो 2 पेज फालतू, यानी 10 पेज, मतलब हर पेज में 10 लाइन खाली, 10 जगह खाली छोड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी पहले एक लाइन में अगर 100 लेटर लिखने की जगह थी, तो वो 8 लेटर जितनी जगह खाली छोड़ता था, 8 लेटर जितनी जगह खाली छोड़ता था। अब वो अब जितनी जगह छोड़ रहा है उसका 25% ज्यादा, तो 8 का 25% 2 जगह ज्यादा खाली छोड़ रहा है, मतलब कितनी जगह छोड़ रहा है, 10। यानी अब वो 100 में से 10 यूनिट जगह खाली छोड़ रहा है, तो काम कितने पे कर रहा है, 90 यूनिट पे। तो इसका मतलब अब वो 90% जगह पे काम करेगा। यानी कितनी जगह पे काम करेगा, 90%। 8% जमा 25 नहीं है, 8 का 25%। ढक्कनों का मतलब क्या होता है, गुना। ऑफ बिफोर, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। कि पहले का 25% जगह ज्यादा छोड़ रहा है, तो पहले कितनी जगह छोड़ता था, 8, अब उसका 25% से। आ गया समझ में? तो अब मेरे बच्चों इतना काम करना है, और 1 मिनट में कितना काम कर सकता है, 2 लाइनों का 92%। सॉरी भाई, 1 मिनट में 2 लाइनों का 92% काम कर सकता है, और करना इतना है, तो कितना टाइम लगाएगा, परसेंट से परसेंट, 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 8 5 40, 9 5 45, 450 मिनट। यानी 450 मिनट में वो पूरा काम मेरे बच्चों खत्म कर देगा। कितनी देर में, 450 मिनट में। पढ़िए एक बार सवाल को। देखिए कम समझ इसलिए आ रहा है मेरे बच्चे क्योंकि आपको सवाल पढ़ना होगा। अरिथमेटिक का मतलब लैंग्वेज होता है, भाषा होता है। सवाल और कुछ है ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज है, इसलिए उसको जबरदस्त तरीके से पकड़िए। चलिए मेरे बेटे आगे आते हैं। पता अरिथमेटिक में बीमारी यही है, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर अरिथमेटिक खराब हो जाता है। अरिथमेटिक मांगता है आपसे टाइम। टाइम इन द सेंस कि आप लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ें। आप चाहते हो 1 सेकंड में सोल्व करना, तो 1 सेकंड थोड़ी हो जाएगा बाबू।
जबरदस्त, बेहतरीन सवाल, पढ़िए। दियो बेटा पानी तो। हाँ पानी है, लाए, दे दियो, थैंक यू भाई। ना भाई जूस जास नहीं, वो पानी पानी पीना। मेरे बच्चों, उम्मीद है कि मंडे से मैं आपकी मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट कर लूँगा। तबीयत खराब की वजह से मैं सुबह ले ही नहीं रहा हूँ क्लास। सिर्फ एक आपका ही बैच पढ़ाया जा रहा है शाम। गाना सुना दें? सुनाएंगे, याद आ रहे हैं तो कोई। करो मेरे बेटे, 2 बार 3 बार सवाल पढ़ो। बस वो गिलास ना गिर जाए, ध्यान से भाई। सॉरी बच्चों, करो मेरे बेटा, करो। सॉरी भाई। पढ़ो मेरे बच्चे, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, सवाल पढ़ो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल समझाता हूँ भाई। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो परसेंटेज के बेसिक को समझ ले, जो शुरुआत में पढ़ा रखा है। और आप बिल्कुल ना घबराएं, मेरी थोड़ी पैर में ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। शायद मंडे तक मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर आपको ठीक से पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल ना कमेंट करें, डिप्रेस ना हो, पढ़ाने में ताकत भी आएगी। देखिए मेरे बच्चे, समझने का प्रयास करना। पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक बार सवाल को। कहता है किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पूर्व निर्धारित समय में ही काम पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। मेरे बच्चे बड़ा ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है। मान लेते हैं यार, पहले जो काम होता था अगर 100 यूनिट था तो अब 50% यानी 50 यूनिट काम बढ़ गया मेरे बच्चे। हाँ है ना? देखिए आप किसी भी तरीके से बस प्रोसीड करिए, सवाल निकलेगा हर तरीके से। मेरे बच्चे टोटल काम 100 है
तो कह रहा है काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, मतलब 100 काम हो रहा था तो अब 50 काम फालतू यानी 150 काम करना। तो कह रहा है आदमियों की संख्या कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। तो ये हो गया मेरे बच्चे ओल्ड, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों नया। तो सवाल में कह रहा है कि नए वाले की एफिशिएंसी पुराने वाले से 25% ज्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/4। तो पुराने वाले की 4 है तो नए की कितनी होगी, एक ज्यादा मेरे बच्चे कितनी होगी, 5। अगर पुराने वाले की मेरे बच्चे 4 है तो नए वाले की एक ज्यादा कितनी होगी, 5। अब आप काम कुछ भी मान लीजिए, एफिशिएंसी को किसी से भी रिलेट करा सकते हैं, पैसे से भी, कुर्सी से भी, टेबल से भी, खंबे से भी, कुछ भी कर लें। मैं मान लेता हूं कि यार एक मजदूर एक दिन में ना 4 टेबल बना सकता है पुराने वाला, लेकिन नए वाला 5 टेबल बना सकता है। कुछ तो मानना ही था, मान लिया। अब काम जो था वो पहले 100 टेबल मान लिया कि भाई पहले पूरे दिन में 100 टेबल बनाने का काम था, एक दिन में 100 टेबल बनाने की बात हुई थी। तो हमें पता है कि भाई एक जो पुराने वाला आदमी है वो एक आदमी कितना काम कर सकता है, 4 टेबल बना सकता है। तो पुराने वाला आदमी एक दिन में 4 टेबल बनाएगा, और बनानी कितनी है, 100 टेबल। तो बताओ कितने आदमी काम पे लगाने होंगे। तो आप कहोगे सर 25 आदमी काम पे लगाने होंगे। कितने आदमी लगाने होंगे, 25। उसने कहा कि काम की मात्रा 50% बढ़ जाती, माने पहले अगर काम 100 टी होता था तो अब काम कितना होगा मेरे बच्चे, 150 टी। तो 100 टी जो काम होता था 100 टेबलों का, उसमें सवाल ने ये भी कहा कि भाई पुराना नया आदमी पुराने वाले से 25% ज्यादा है, यानी पुराने वाला 4 है तो नए वाला 5 है। तो पुराने वाला एक आदमी 4 टेबल बनाता है मेरे बेटे, तो 25 आदमी 4 के हिसाब से कितनी टेबल बना लेगा, 100 टेबल। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, कह रहा है कि अगर काम बढ़ जाए 50%, तो इस काम को एक ही दिन में खत्म करना है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, पुराने आदमी तो 25 आदमी जो हैं वो तो अभी भी काम पे रहेंगे, और वो तो 4 टेबल के हिसाब से कितनी टेबल बनाएंगे, 100। तो 150 में से जो पुराने वाला ग्रुप है वो तो आज भी 100 टेबल बनाएगा, तो बची कितनी। तो आप कहेंगे सर बच गई 50 टेबलें। तो ये 50 टेबलें किससे बनवानी होंगी, तो आप कहेंगे नए आदमियों से। और एक नया आदमी एक दिन में कितनी टेबलें बनाता है, 5। तो नया आदमी एक दिन में 5 टेबलें बनाता है, तो 50 टेबलें के लिए कितने आदमी चाहिए, 10 आदमी। इसका मतलब मेरे बच्चे हमारे पास अगर पुराने वाले 25 आदमी थे, पुराने वाले 25 आदमी थे, तो अब नए हमें लेने होंगे कितने, और 10। तो 10 आदमी नए और लगाने होंगे। तो कितना परसेंट हुआ, 5 दूनी 10, 5 5 25, 1/5 20, तो 2/5 हुआ मेरे बच्चे 40%। यानी 40% और आदमी हमें काम पे लगाने होंगे। हाँ है ना। इन पे लगा दी बेटा स्टाम्प सब पे। पीयूष ना कुलदीप है, इनमें ना लेट रेड में आगे से एक सेकंड। क्यों घबरा रहे हो, फ्रैक्शन लेके भी समझाऊंगा, आप परेशानी ना हो बस। अब आओ, देखो यार, दोबारा पकड़ते हैं, काम मत मानो। सवाल में इस बात को तो समझ रहे हैं कि भाई नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि भाई ओल्ड जो मजदूर है उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो जो नया मजदूर है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 है।
हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत कि पुराने वाले की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 4 है तो नए वाले की कितनी होगी 5। मान लेते हैं यार कुछ भी कि पुराने वाला एक आदमी एक दिन में 4 टेबल बनाता है तो नया आदमी एक दिन में 5 टेबल बना ले। अब पुराने कुछ आदमी थे, पुराने कुछ आदमी थे, कुछ भी संख्या मान लो आप, जो आपका दिल कर रहा है पुराने आदमी की, 2 4 5 10 20 100 जो। मैं मान लेता हूं जी पुराने 100 आदमी थे हमारे पास, और एक आदमी एक दिन में कितनी टेबल बनाता था 4 टेबल। तो रोज को डेली जो काम होता था मेरे बच्चे वो कितना होता था 400। यानी मेरे बच्चे रोज 400 टेबल बनाने का काम होता था। रोज मेरे बच्चे 400 टेबल बनाने का काम होता था। हाँ है ना। अब कहता है कि भैया काम 50% बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 400 का 50% कितना हुआ 200। यानी 200 यूनिट काम अभी बढ़ गया, 200 टेबल और बनानी होगी। अच्छा ये बताओ कि जो पुराने वाले आदमी थे वो हैं कि चले गए। तो आपका जवाब है सर वो तो है ही, वो थोड़ी चले गए, वो तो आज भी काम करेंगे। तो वो 100 आदमी तो 4 टेबल के हिसाब से 400 ही बनाएंगे, लेकिन हमें बनानी कितनी 200 टेबल और एक्स्ट्रा बनानी है। तो ये 200 टेबल जो एक्स्ट्रा बनानी है, यानी जो एक्स्ट्रा काम कराना है, ये किससे करवाया जाएगा। तो भैया ये नए आदमी से कराया जाएगा। नया आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 5। तो अगर नया आदमी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, या 5 कुर्सी बनाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो 200 कुर्सी बनाने के लिए 40 आदमी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 40 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। तो पहले काम पे कितने आदमी है 100, अब 40 और लगाने होंगे। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 40% आदमी हमें काम पे नए लगाने होंगे। हाँ है ना। मेरी बात समझे भाई। आप उस तरीके से ना करो तो इस तरीके से कर लो। अब आप क्या करिए, जो मैंने बताया इसको भी छोड़ दीजिए। अब आप इस सवाल को फ्रैक्शन से करिए। आप आदमियों की संख्या कुछ भी माने, जो मर्जी करें, बस एक बार इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए इस चीज को। अगर इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। जैसे मैं ये मान लेता हूं भाई काम की मात्रा 50% बढ़ गई, 50% की फ्रैक्शन 1/2। यानी अगर पहले 2 यूनिट काम होता था तो अब कितना होगा 3 यूनिट काम, या 1 यूनिट काम बढ़ गया, हम यूं कह सकते हैं। हाँ है ना। काम को मान लो 200 और भाई 100 बढ़ गया। अब इस हिसाब से करके बताओ सारे अपनी अपनी कॉपी में करो जी। ऐसे करके बताओ मेरे भाइयों। सर आपने पहले 10% क्यों, हराम करो, मैंने कहा 10% बताया पिछले वाले में। मैंने 10% का बताया, तब भी 40% है। 10 आदमी आए थे तब, 10% नहीं। वो तो भैया आदमियों की संख्या, काम कुछ मानोगे तो चीन तो होगी चीजें। अब अगर आप 200 100 मानोगे तो डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर आप में कोई कहे कि जी ना मेरे को तो सिर्फ 100 2 और 1 ही मानना, मान लो भाई। तो आप ऐसे करो कि भाई हमें कुर्सियां बनवानी 2, ठीक है। और हमें ये बात तो देखो साफ सुथरी माननी पड़ेगी कि ओल्ड और न्यू में कंपैरिजन क्या है। तो वह है 4 और 5 का। हाँ है ना। कि भाई पुराने वाला आदमी अगर 4 टेबल बनाएगा तो नए वाला सर जी बना देगा 5। सॉरी। अब आपको टेबल बनानी कितनी पूरे दिन में 2, और हमें पता है कि एक आदमी 4 टेबल बनाता है, तो कितने आदमी लगाए काम पे। कितने आदमी लगाए, तो आप कहोगे सर आधा आदमी लगा दो ना। यानी आधा आदमी लगाओगे तो 4 टेबल के हिसाब से एक दिन में 2 टेबल बना देगा। भाई बात ही तो समझनी, कौन सा हमने आदमी आधा करना है। अब कह रहा है काम की मात्रा 1 यूनिट बढ़ गई। तो ये 1 यूनिट काम किससे करवाएंगे नए वाले से। और नए वाला तो एक आदमी 5 टेबल बनाता है एक दिन में, तो एक टेबल बनाने में कितने आदमी चाहिए 1/5 आदमी चाहिए। तो हम ये कह देंगे ना कि भाई 1/5 आदमी नए रखने होंगे किस पे 1/2 पे। कि सर पुराने तो थे 1/2, नए आ गए 1/5, तो कितना परसेंट। यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आप कुछ भी करिए आंसर हर हालत में सेम आएगा। बस मेन चीज ये है कि आप कुछ करिए तो सही। ठीक है। करिए मेरे बच्चे। तेरी क्या है। करो भाई करो।
मेरे प्यारे बच्चों, लाइट चली गई, 2 मिनट में आ जाएगी। बाकी आपको सवाल दिखाई दे ही रहा है, आप करिए प्रयास। देखिए दोस्तों, दो चीजें बेहद जरूरी पूरी भाषा में। पहली चीज तो ये कि दोनों ही स्थितियों में 25% इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। कहता है एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी की इनकम पहले x रुपए थी, अब हो गई x प्लस 6,000 रुपए। हाँ है ना। पहले रेट ऑफ टैक्स 18% था, तो मेरे प्यारे बच्चों अब रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 15%। पहले रेट ऑफ टैक्स 18% था, तो अब हो जाएगा 15%। और दोनों ही सिचुएशन में टैक्स में 25% की रिबेट थी। यानी एक्स के 25% इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं। और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है मेरे बच्चे? 100%। तो 100% कोई वैल्यू है तो उसके 25% पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा। तो टैक्स कितने पे लग रहा है मेरे बच्चे? 75% पे। तो एक्स के 75% पे टैक्स लग रहा है, और वो भी किस रेट से जी? 18% की रेट से। हाँ है ना। वो भी किस रेट से टैक्स लग रहा है मेरे बच्चे? 18% की रेट से। हाँ है ना। अब उसकी इनकम हो गई एक्स प्लस 6,000। एक्स प्लस 6,000। तो दोनों ही परिस्थितियों में, तो यानी अभी भी 25% पे टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 25% पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स लगेगा कितने पे? 75% पे। और किस रेट से टैक्स लगेगा जी? 15% की रेट से। और सवाल में कह रहा है दोनों ही सिचुएशन में जो इनकम टैक्स हो रहा है कैलकुलेट, वो बराबर। एक बार पढ़िए, कह रहा है दोनों ही स्थितियों में जो टैक्स लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? आपस में बराबर। सही है गलत मेरे बच्चे? अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, भाई ये सामने वाले टीवी को चला ही बंद हो गया, तो ये दोनों वैल्यू तो अपने आप में बराबर है। अरे हाँ है ना। तो इन दोनों वैल्यू का तो कैलकुलेशन में कोई खास इंपैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे 75% है, यहां पे 75% है, कट जानी। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो इंपैक्ट किसका आएगा? इनका। तो 100 से 100 काट लो, 3×5 = 15, 3×6 = 18। ये 6x आएगा, 5 से गुना करेंगे 5x जमा 5×6 = 30,000। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 30,000।
तो एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों की कितनी आ गई? 30,000। यानी इनिशियल जो इनकम थी ना मेरे बच्चे वो थी 30,000। अब पेपर में इस सवाल को कैसे करें? तो मेरे बच्चे जो समझ पाए वो, नहीं समझ पाए वो डिटेल करें। भाई पहले उसकी इनकम थी मान लो एक्स, अब उसकी इनकम हो गई एक्स प्लस 6,000। समझने वालों के लिए सवाल है। पहले टैक्स रेट था 18%, अब टैक्स रेट है 15%। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए उसकी इनकम ना बढ़ी होती और यहां एक्स थी और एक्स ही रही होती, तो टैक्स कितना लगता? 18%, यहां पे भी और यहां पे भी। अरे हाँ है ना। अगर टैक्स की रेट में कोई बदलाव नहीं होता तो पहले भी 18% देता, अभी भी 18% देता। लेकिन अब क्या हुआ कि टैक्स की रेट में बदलाव हो गया। पहले ओरिजिनल इनकम पे 18% दे रहा था, लेकिन अब ओरिजिनल इनकम पे दे रहा 15%। यानी समझ लो अगर उसकी इनकम ना बढ़ी होती तो अब ओरिजिनल इनकम पे 15% टैक्स देता, पहले दे रहा था 18%। तो यानी जो उसकी ओरिजिनल इनकम थी उसके 3% टैक्स की बचत हो जाती, क्योंकि 18% और 15% का डिफरेंस कितना? 3%। तो ओरिजिनल इनकम के 3% पे टैक्स की बचत हो जाती मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है यहां तक? तो जवाब होगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी ओरिजिनल इनकम का 3% टैक्स की बचत हो जाती है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि उसकी बचत हो नहीं पाई, दोनों ही स्थितियों में बराबर आय कर चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो इनकम बढ़ गई है ना, इस पे तो पूरा 15% टैक्स लगा है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि जो यहां 3% टैक्स की बचत होनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि 6,000 पे पूरा 15% टैक्स लग गया। अगर आपके मन में 25% की दिक्कत है तो मेरे बच्चे यहां पे भी 75 होगा, यहां पे भी 75 होगा, कट जाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सवाल पे उस पर। बस कैलकुलेट कर दो, 3 5 15 कर दो, 5 6 30 कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आएगी 30,000। दैट इज योर आंसर। बताइए सवाल। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक आदमी की इनकम 28,800 रुपए थी। अब उसकी इनकम बढ़ गई, मान लेते हैं 28,800 से एक्स रुपए बढ़ गई जी उसकी इनकम। तो पहले टैक्स की रेट 12% थी, तो अब टैक्स की रेट घट के हो गई 10%। और मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि दोनों तरफ 30% इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए यार, 28,800 रुपए इनकम थी और 28,800 रुपए पे 30% इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 30% पे टैक्स नहीं लगा तो टैक्स कितने पे लगा? 70% पे। वो भी मेरे बच्चों किस रेट से? 12% से। हाँ है ना। अब इनकम बढ़कर हो गई 28,800 जमा एक्स।
इतनी। इस इनकम पे भी 30% पे टैक्स नहीं है, तो टैक्स कितने पे? 70% पे मेरे प्यारे बच्चों, 70% पे टैक्स है। किस रेट से टैक्स है जी? तो जी अब 10% की रेट से टैक्स है, तो इंटू 10%। अब मेरे बच्चों ये देखो, ये चीज दोनों जगह सेम है, हाँ है ना? कट जाएगी, कॉमन निकालोगे, ये वो कटिंग पटिंग करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। अब आप इसे ऐसे समझिए क्या, कि अगर मान लीजिए इसकी इनकम मेरे प्यारे बच्चों ना बढ़ी होती, 28,800 ही रुपए रहती, तो अभी यहाँ टैक्स दे रहा है 12%, लेकिन अगर ना बढ़ी होती तो अब टैक्स की रेट 10% है, तो 10% टैक्स देता। तो इस हिसाब से तो मेरे बच्चों 28,800 रुपए पे 2% टैक्स की बचत आनी चाहिए थी। आप कहेंगे सर बिल्कुल बचत आती, इसमें कहां आपत्ति है? 28,800 रुपए पे 2% टैक्स की बचत आनी चाहिए थी, बचत हो जानी चाहिए थी। लेकिन सवाल ने लिखा है जबकि दोनों ही स्थितियों में 30% आयकर मुक्त है और दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर देता है। तो ऐसा इस वजह से नहीं हो पाया, यानी जो उसकी बचत है वो इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि बढ़ी हुई इनकम पे 10% अब टैक्स देना ही पड़ेगा, तो एक्स पे जो 10% टैक्स देना है, इसकी वजह से ये कहानी है। 2 5 10, 5 से काटोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज योर आंसर माय डियर, दैट इज माय डियर, दैट इज योर आंसर। सोल्व कर लेना। आइए मेरे बच्चे, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए यार, इस सवाल को सिर्फ इस नजर से मत देखना, इस सवाल में कॉन्सेप्ट बहुत सारे छिपे हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर है। कितने जानवर है मेरे बच्चे? 45 जानवर है, हाँ है ना? मान लेते हैं यार बिल्ली है एक्स, तो बाकी कुत्ते हो गए, कुत्ते हो गए मेरे प्यारे बच्चों 45 माइनस एक्स। सवाल में कह रहा है क्या, कि हर कुत्ता 9 बिस्किट ना, हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। तो भैया एक्स बिल्लियां, एक बिल्ली 7 बिस्किट खाएगी तो एक्स बिल्लियां 7 एक्स। हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है मेरे दोस्तों, तो इतने कुत्ते कितने खा लेंगे? 9 गुना 45 माइनस एक्स बिस्किट, तो कुल मिला के इतने बिस्किट खाए गए, ये बिल्ली ये कुत्ते, और कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए मेरे प्यारे बच्चों वो है 355। कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए हैं वो है 355, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो 7x जमा 9 गुना 45, 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 माइनस 9x बराबर 355। 9 में से 7 गया 2x, तो ये आया मेरे बच्चे -50। तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 25। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई? 25, हाँ है ना? x की वैल्यू क्या है? 25। x की वैल्यू 25 है, तो मतलब बिल्लियां कितनी? 25,
और कुत्ते कितने, 45 में से 25 गए 20। तो ये तो हुआ मेरे बच्चे इसका डिटेल आंसर कि सर जी 25 हैं बिल्लियां और कुत्ते हैं 20। अब इसे पेपर में कैसे करना है, तो आप ऐसे देखिए 45 जानवर हैं, हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि यार मेरी जेब में 20 रुपए है, ये तो हो गई सीधी सीधी बात बिना कोई बकवास। लेकिन मैं अगर इस आंकड़े का मैनिपुलेशन करना चाहूं, मैनिपुलेट करके बोलना चाहूं, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं मेरे पास 50 रुपए से 30 रुपए कम है। बात तो अभी भी देखो 20 ही बोली, अर्थ वही रहा ना, मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग सेम, लैंग्वेज चेंज। मीनिंग सेम, लैंग्वेज चेंज। मैं डायरेक्ट कहूं कि मेरी जेब में 20 रुपए, सीधी बात है। मैं ऐसे कह रहा हूं मेरी जेब में 50 से 30 रुपए कम है। मैं कहूं मेरी जेब में 10 रुपए का डबल है। मैं कहूं मेरी जेब में 100 रुपए का 1/5 भाग है। मैं कहूं मेरी जेब में 100 रुपए से 80 रुपए कम है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, शब्द कैसे भी घुमा लो, अर्थ वही आना चाहिए। तो ऐसे ही मैं यहां अर्थ ही घुमाता हूं कि यार हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, और मैं कह रहा हूं कि हर कुत्ता 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, बस 2 बिस्किट हर कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 बिस्किट हर कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा है। तो कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि सर 7 बिस्किट तो हर बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट हर कुत्ता भी खा रहा है। और कुल मिला के मेरे बच्चों बिस्किट खाए कितने गए हैं, तो आप कहेंगे सर 355। 355। तो मेरे बच्चे 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है, 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, तो भाई बिल्ली और कुत्ते मिला के तो 45 जानवर हैं। तो हम कह देंगे इसका मतलब सर सारे के सारे जानवर कुल मिला के कितने बिस्किट खा रहे हैं, 7 बिस्किट खा रहे हैं। तो 45 जानवर 7 के हिसाब से लगाओगे तो 7 5 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315 बिस्किट खाए जाने चाहिए। जबकि सवाल में कह रहा है खाए कितने गए हैं, 355। तो जो हमारा हिसाब है उस हिसाब से 315 खाए जाने चाहिए, खाए हैं 355, तो कितने फालतू खा रखे हैं, तो आप कहेंगे सर 40 बिस्किट फालतू खाए हुए। तो किस वजह से 40 बिस्किट फालतू खाए हुए? क्योंकि हर कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता है। हर कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता है। हर कुत्ता मेरे बच्चे 2 बिस्किट फालतू खाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि यार 2 बिस्किट फालतू खिलाने तो एक कुत्ता चाहिए, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए, 2 से भाग देंगे 20। तो इसका मतलब, दरवाजा खोलते भाई गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब कुत्ते कितने हुए, 20। कुत्ते कितने हुए, 20। एसी तुमने बंद तो नहीं कर रखा अपना, ऑन है? एक बार इस वाले एसी को ऑन कर दियो भाई, ऑन ऑफ कर दियो, बड़ी गर्मी दे रहा है, चल के नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कुत्ते हो गए 20, तो 45 में 20 कुत्ते हैं, तो बाकी 25 क्या हुई, बिल्लियां। एक बार इतनी बात समझो। है बंद रहने दो 2 मिनट, 2 मिनट बंद रहने दो। 2 मिनट रुक जा। अब इसी का दूसरा तरीका पकड़ते हैं। अब चला दे भाई, 45 जानवर है, कुत्ते कितने बिस्किट खा रहे हैं, तो आप कहेंगे 9। बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है जी, 7। तो हर कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, बिल्ली खा रही है 7 बिस्किट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई हर बिल्ली 9 बिस्किट तो खा ही रही है, 2 बिस्किट कम खा रही है। 9 बिस्किट तो खा ही रही है, 2 बिस्किट कम खा रही है, और कुल मिला के कितने बिस्किट खाए गए हैं, 355। तो भैया 9 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, 9 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है, तो 45 जानवर 9 के हिसाब से कितने बिस्किट खा लेंगे, 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 बिस्किट। इस हिसाब से मेरे बच्चों 405 बिस्किट खाए जाएंगे, जबकि खाए कितने गए हैं, 355। तो कितने कम खाए गए हमारे अंदाजे से, तो आप कहेंगे 50 बिस्किट कम खाए गए। किस वजह से? क्योंकि हर बिल्ली 2 बिस्किट कम खाती है। तो मेरे बच्चे, अगर हर बिल्ली 2 बिस्किट कम खा रही है, तो आप ऐसे सोचिए कि 2 बिस्किट कम खिलाने के लिए एक बिल्ली चाहिए, तो 50 बिस्किट कम खिलाने के लिए 25 बिल्लियां चाहिए। तो इसका मतलब बिल्लियों की जरूरत होगी 25, तो कुत्ते होंगे 45 माइनस 25 यानी 20। सो दैट इज योर आंसर माय डियर, है ना?
नहीं चला, पढ़ रहने दे, कोई ना। करिए। अच्छा, कल भी इनकी शाम को क्लास रहेगी, इस बैच की, क्योंकि इनका एक एक घंटे मुश्किल से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। देखिए जी, 280 सर है, मतलब 280 जानवर है। जानवर कैसे कैसे? कबूतर और खरगोश। तो आप जानते हैं जो कबूतर होता है उसके कितने पैर होते हैं? 2। और मेरे बच्चे खरगोश के कितने होते हैं? 4। तो हम लिख लेते हैं खरगोश के 2 तो है ही, 2 पैर उसके एक्स्ट्रा है, मतलब तो अभी वही है, 4 पैर है, हाँ है ना। अब ध्यान दीजिए भाई, सुबह की क्लास होगी लेकिन मंडे से कराऊंगा, अभी तबीयत उतनी कंफर्टेबल है नहीं। और कुल मिला के पैरों की संख्या 820 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ऐसे देखिए कि 2 पैर तो कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश के भी, तो 2 पैर तो सभी जानवर के हैं। तो जानवर कितने हैं? 280। और हर जानवर के अगर 2-2 पैर लगाएंगे तो कितने पैर हो गए मेरे प्यारे बच्चे? 560। हर जानवर के 2-2 पैर लेंगे तो मेरे बच्चे कितने पैर हो गए? 560। लेकिन हमारे हिसाब से बन रहे हैं 820 ना, हमारे हिसाब से 560, एक्चुअल में 820। तो कहां गड़बड़ हुई? देखते हैं कहां गड़बड़ हुई। तो 820 में से 560 घटाओगे तो ये आएगा 260। इसका मतलब 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि हर 2 पैर एक्स्ट्रा रखने वाला एक जानवर खरगोश है, या हम यूं कह सकते हैं कि हर खरगोश 2 पैर एक्स्ट्रा रखता है। या 2 पैर एक्स्ट्रा रखने के लिए एक खरगोश चाहिए, तो 260 पैर एक्स्ट्रा रखने के लिए कितने खरगोश चाहिए? 130। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, खरगोशों की संख्या 130। तो 280 में 130 खरगोश है, तो कबूतर कितने? 280 में से 130 क्या? 150। तो कबूतर हुए मेरे प्यारे बच्चों 150, हाँ है ना। कबूतर हुए मेरे बच्चे कितने? 150, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से। कहता है किसी चिड़ियाघर में, अब इसको उल्टा करते हैं भाई। 280 जानवर है, हर खरगोश के कितने पैर होते हैं जी? 4। हर कबूतर के कितने होते हैं? 2। हम मान लेते हैं जी कबूतर के 4 तो हैं ही, बस 2 पैर कम है, और टोटल पैर हैं 820। टोटल पैर हैं 820, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, 4 पैर हर खरगोश के, 4 पैर हर कबूतर के हैं, तो 280 जानवर हैं, हर जानवर के 4-4 पैर हैं। तो टोटल पैर कितने बने? 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 पैर। तो टोटल 1120 पैर हुए। तो कुल मिला के जो हम सोच रहे हैं उससे कितने कम बने? तो आंसर होगा 300 कम बने। किस वजह से? क्योंकि हर कबूतर के 2 पैर कम है। तो 2 पैर कम रखने वाला
कबूतर हुआ, भाग दोगे तो इसका मतलब कबूतर कितने हैं, 150। तो मेरे प्यारे बच्चों कबूतर 150 हैं, तो 280 में 150 कबूतर हैं, तो बाकी एक खरगोश 130 ही बचे। तो इसका मतलब मेरे बच्चे खरगोश कितने हुए, 130। हाँ है ना। आइए करिए इन सवालों को। डाटा इज ओवर। चलो तो फिर डाटा ओवर तो कल करेंगे इसे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। तो फिर आज इतने रखते हैं, कल मिलेंगे। कल भी 1 घंटे की क्लास रख लेंगे, क्योंकि रोज आपकी क्लास खराब ही हो रही है, एक तो धीरे ही पढ़ाया जा रहा है। तो 1 1 घंटे की क्लास कल रख लेंगे भाई, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। अरे बंद कर दो।